स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये आप लेक्चर 1 से 3 तक सुनते आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम आपको बताएंगे स्टूडेंट, देखिए आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में सुन लीजिए, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक, आर्गुमेंट मींस कोणांक क्या होता है। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप क्या होता है। ये दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कोणांक, आर्गुमेंट क्या होता है और कैसे इसको ज्ञात करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है, तभी आपके समझ में आएगा और तभी ये क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो पाएगा। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एन नोटियल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आर्गुमेंट को हिंदी में कोणांक कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यदि पॉइंट P, देखिए ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस। देखिए सिंपल में तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको रियल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पिछले लेक्चर 1 and 2 3 में हमने आपको बता चुके हैं कि रियल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस क्या होती है। तो ये रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में x, y लिखते हैं ना, हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं स्टूडेंट। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये है ये p पॉइंट पे है और उसको ऑर्डर्ड पेयर में x, y लिखते हैं, या इसको आप x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं और x, y भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे है और ओरिजिन ये है और ओरिजिन से P को मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए यदि पॉइंट P x, y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो OP लाइन द्वारा, ये देखो OP लाइन द्वारा रियल एक्सिस की, ये रियल एक्सिस है, हाँ, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए रियल एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी ऐसे घूमती है स्टूडेंट, ऐसे, हाँ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे घूमती, ठीक है। तो रियल एक्सिस जो ये ओपी लाइन है ना, ये रियल एक्सिस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, देखो ये ऐसे घूमती है, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, जो कोण बनाता है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब अगर ये रियल एक्सिस की पॉजिटिव, ये रियल एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये ओपी लाइन है, तो ओपी लाइन से ये एंगल कितना एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस थीटा को ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कहते हैं और इसे ARGZ, आर्गुमेंट को शॉर्ट में ARGZ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट निकालना है तो ARGZ, अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ARGZ1, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट को ARGZ से डिनोट करते हैं और यहाँ पे ARGZ बराबर थीटा है, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, लेकिन आप आर्गुमेंट या कोणांक हिंदी में याद रखिए, ठीक है। तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया, लेकिन
बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फोर्थ में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अब अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट क्या होगा फिर? मान लीजिए ये यहां पे है, ये P1 पॉइंट मान लो, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस ये हो गई ना, O से P1 तक। तो फिर रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, तो कितना एंगल बन रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना एंगल बन रहा है? अगर ये वाला कोण मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा है, तो ये थोड़ी देर के लिए अगर थीटा है तो ये यहां से यहां तक कितना एंगल बनेगा? ये बनेगा, देखो यहां से पूरा यहां पाई होता है, पाई में से थीटा घटा तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा अगर सेकंड क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा चेंज होगा, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये P2 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फिर आर्गुमेंट क्या होगा? ये यहां से लेकर यहां तक का जो कोण बन रहा है ना, ये आर्गुमेंट होगा। रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहां तक कितना हो गया? जितना भी ये होता है यहां से यहां तक पाई है और थीटा कुछ और जा रहा है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। हो जाएगा ही नहीं? हो जाएगा ना, यस। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है P3, ये कोई P3 पॉइंट, ये जो क्या है, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताओ क्या होगा? तो एक्स या रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, चलो पूरा यहां तक, कहां तक जाएंगे? यहां से चलेंगे 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 कहां तक? यहां तक। ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। जो यहां से लेकर यहां तक का कौन होगा वो आर्गुमेंट होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि पूरा राउंड 2 पाई का होता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, हाँ, उसमें से थीटा घटा के 2 पाई माइनस थीटा हो गया। इस प्रकार से तो आर्गुमेंट ये है, ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सब कुछ समझ में आएगा, घबराए नहीं। अच्छा, अब क्या है, बात क्या होगी? देखो, हमारे जो अर्थ है ना, पृथ्वी है, उसमें एक उत्तरी गोलार्ध है और एक दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ, तो पोलर सिस्टम, अभी हम जब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो पोलर फॉर्म वहीं से निकला है, नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि वैसे तो 360 डिग्री है, लेकिन पूरा एक यूनिकनेस लाने के लिए, नॉर्थ पोलर में भी कोई दिक्कत ना हो और साउथ में भी कोई दिक्कत ना हो, तो उसको एक यूनिकनेस लाने के लिए एक कहा गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मुख्य कोणांक क्या होता है? देखो, एक तो आर्गुमेंट हमने बता दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में होगा तो पाई प्लस थीटा होगा और फोर्थ में होगा तो 2 पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। लेकिन ये 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है, ये 180 मतलब पाई, हाँ, पाई से छोटा है और ये भी पाई से छोटा है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या कहता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो थीटा है ना, वो जो है लेस देन इक्वल टू माइनस पाई, लेस देन इक्वल टू पाई होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच ही होना चाहिए, तो मतलब पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। थीटा जो आर्गुमेंट है ना, वो माइनस पाई से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले जो आर्गुमेंट है वो पाई से बड़े हैं, तो इनको पाई से छोटे करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो फिर क्या होगा, अगर हम कहें कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, तो यहां थीटा ही होगा, जो आर्गुमेंट है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, तो यहां पे भी पाई माइनस थीटा ही होगा, जो कि आर्गुमेंट है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, क्योंकि 180 से कम है पाई माइनस थीटा, ठीक है, 180 से कम है। अच्छा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में ये 180 से बड़े हैं दोनों, ये भी और ये भी, तो 180 से बड़े होने पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए माइनस पाई और पाई के बीच होना चाहिए, तो हमें इन दो को ऐसे कुछ करना है जिससे कि माइनस पाई और पाई के बीच में आए, तब जाके हम थर्ड और फोर्थ के
प्रिंसिपल आर्गुमेंट एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मुख्य कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें 4 केस हैं। केस फर्स्ट है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे पॉइंट P पे हम x, y लिख सकते हैं। x प्लस आयोटा y को आप ऑर्डर्ड पेयर में x, y लिख सकते हैं, ठीक है। अब ओरिजिन से अगर P को मिला दिया जाए तो हमने अभी आर्गुमेंट की डेफिनेशन बताई कि रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री है ये ओपी लाइन, तो वही आपका आर्गुमेंट होता है। तो यहां पे आप देखेंगे स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक ये अगर थीटा है या अल्फा है, थीटा को हम आर्गुमेंट से डिनोट करते हैं, तो ये अल्फा जो है ना, ये अल्फा है या थीटा है, थीटा बराबर ही अल्फा होगा। मतलब देखिए, आगे हम बताने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P को नीचे ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो M पॉइंट पे जाता है। तो आपको पता है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y कब होते हैं, जब O से लेकर M तक की डिस्टेंस x होगी और M से लेकर P तक की डिस्टेंस y होगी। तो यहां से आप देखेंगे स्टूडेंट कि यहां पे अल्फा या थीटा, अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा स्टूडेंट यहां पे tan इनवर्स y अपॉन x, या यूं कहें, आपको थोड़ा सा tan इनवर्स सुन के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो tan अल्फा, इसको अल्फा मानो या थीटा मानो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा हमने इसलिए लिया, आगे हम बताएंगे स्टूडेंट, घबराइए नहीं। tan अल्फा, मान लीजिए अल्फा कौन है, ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन x होगा। यहां पे देखेंगे आप कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे y भी पॉजिटिव होगा और x भी पॉजिटिव होगा, तो y अपॉन x। लेकिन कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, तो डिस्टेंस भले यहां पे नेगेटिव होता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो जो नेगेटिव होगा इधर उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेने के लिए हमें दोनों तरफ मॉड लेना पड़ेगा। मॉड इसलिए लेते हैं कि अगर कहीं पे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव रख देंगे तो डिस्टेंस हमेशा लंब बटे आधार बोल रहे हैं ना, लंब क्या है, ये है, और आधार क्या है, ये डिस्टेंस है दोनों, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं, जिससे कि नेगेटिव भी कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। मॉड लगाने से कोई चीज भी पॉजिटिव हो जाती है। -2 का मॉड 2 होता है, -3 का मॉड भी 3 होता है, 3 का मॉड तो 3 होता है, ये पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए। अब tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड y अपॉन एक्स आ गया यहाँ पे, तो यहां से अल्फा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स उधर ले जाएंगे तो tan उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस चीज का याद रखना। tan को जब उधर ले जाते हो tan इनवर्स हो जाता है और मॉड के अंदर y अपॉन एक्स रहता है। तो ये अल्फा जो है ना स्टूडेंट, ये आपका ये इस कोण की वैल्यू आई है, अल्फा इस कोण की वैल्यू आई है, अगर एक्स और वाई आपको पता है तो यही जब अल्फा इसकी वैल्यू आई है, तो इफ z इक्वल टू एक्स प्लस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। हमने लिखा, आगे स्टार्टिंग में लिखा था कि आर्गुमेंट ऑफ z को थीटा से डिनोट करते हैं, या arg z से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा, और थीटा बराबर यहां पे क्या है, अल्फा है। और ये हमने कहा था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है वो -π से लेकर के +π तक होता है। थीटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो -π से बड़ा और π से छोटा होना चाहिए, इनके बराबर भी हो सकता है, π से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और -π से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी के बीच है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है जो आर्गुमेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है जो आर्गुमेंट होता है, लेकिन थर्ड फोर्थ में चेंज हो जाएगा, आगे हम बता रहे हैं, ठीक है।
ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप स्टूडेंट, ये आप कहीं पे बहुत समय और पैसा खर्च करके भी ये इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको नहीं मिलेगा जितना मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको घर बैठे इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो आप भाग्यशाली स्टूडेंट। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल्फा होता है, और अल्फा बराबर आपको पता ही है स्टूडेंट, ये होता है आपका tan इनवर्स y अपॉन x। बस ये हो गया जी आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब एग्जाम्पल देखिए, देखो ऐसा है, एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे, इसके पहले हम जरा चारों केस की स्टडी कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड, ठीक है। इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो फिर क्या होगा? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाँ, अब देखो ये है और ये है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर ये जो x प्लस आइटा y है, अगर ये यहाँ पे है, P पॉइंट यहाँ पे, तो इसको हम x को y के रूप में लिख सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, अब ओरिजिन से इसको मिलाइए, ये हो गया जी। अब हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया, इस पे x एक्सिस पे m पे आया। अब देखिए ये x है, ये y है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? x होगी ना। देखो होता क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव है ना और इधर पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो यहां पे आप माइनस एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि x ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस को कभी माइनस पे नहीं लिखे, भले यहाँ पे कोऑर्डिनेट -2,3 हो सकता है, इसकी जगह x की जगह पे -2 और y की जगह पे 3 होगा, लेकिन आप यहाँ पे -2 नहीं लिखेंगे, ये तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं लिखेंगे अगर डिस्टेंस के रूप में लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो -2 अगर कोऑर्डिनेट है तो ये को 2 लिखा जाएगा, इसको 2 लिखा जाएगा। अगर आप माइनस लिख भी रहे हैं तो हम मॉड इसीलिए ऑलरेडी लगा दे रहे हैं जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम माइनस ही लिखेंगे। ये y हो गया और ये x हो गया, x की जगह पे अगर -2 है तो -2 ही लिख दिया, और लेकिन हमने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि जिससे कि पॉजिटिव हो जाए। क्यों? क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है भाई। अगर हम बोले कि भाई आपको -3 किलोमीटर चलना है, तो कहां चलोगे भाई? 0 से तो शुरू होता है चलना, 0 किलोमीटर से चलना शुरू होता है, फिर 500 मीटर आता है, 1 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलो तो ये तो समझ में आता है, लेकिन -3 किलोमीटर चलो तो ऐसा तो पीछे नहीं जाया जा सकता भाई, है ना। 0 से स्टार्ट होता है, डिस्टेंस जो होते हैं 0 से ऊपर की तरफ स्टार्ट होती है, नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही मॉड लगा देते हैं, मॉड से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही बताया, बाद में हम बताएंगे, इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, आप घबराइए नहीं। क्वेश्चन में जब एक क्वेश्चन करेंगे ना, और जब दूसरा क्वेश्चन आर्गुमेंट निकालने के लिए आता है जो, उसमें जब बताएंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाने की जरूरत है इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत टाइम तक लोगों को समझ में नहीं आता इसमें, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मान लीजिए, देखो ओ से पी तक ये लाइन हो गई ना। डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट क्या था कि इससे रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो ओपी लाइन एंगल बनाती है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये एंगल है स्टूडेंट, ये थीटा, यही आर्गुमेंट ऑफ जेड है, यही आर्गुमेंट ऑफ जेड है। अब ये थीटा कितना है भाई? अब हमें क्या पता कि भाई ये तो एक्स है, ये वाई है, हम इसको थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं, ये वाला एंगल ना MOP हमने अल्फा मान लिया। अब जब इसको अल्फा मान लिया तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर क्या होगा बताइए। अब देखो यहां से यहां तक पूरा कितना है, पाई है ना, पाई में से अल्फा घटा दो तो इतना ही तो बचेगा, तो पाई में से अल्फा घटा दो, तो आर्गुमेंट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा देखिए, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, पाई माइनस अल्फा। और आपको पता है वेयर अल्फा इज इक्वल टू
tan इनवर्स मॉड y अपॉन x होता है, जैसे कि यहाँ पे है। तो कहने का मतलब इसको चाहो तो आप यहीं पे ब्रेक कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, थीटा, आर्गुमेंट थीटा बराबर अल्फा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। याद रखेंगे, पाई माइनस अल्फा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, पाई माइनस अल्फा, और यहाँ अल्फा ही होता है, याद रखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट पाई माइनस अल्फा होता है, याद रखेंगे, और अल्फा बराबर हर जगह आप tan इनवर्स y अपॉन x ही रखेंगे, लेकिन मॉड भी लगाएंगे। आगे देखेंगे, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, सॉरी केस थर्ड की। केस थर्ड में क्या है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट तो फिर क्या होगा बताइए। अच्छा, ऐसा करते हैं हम, इसी में जो है हम चेंज कर देते हैं, दो बार क्या बनाना है ना, दो बार क्या बनाना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसी में हम कर रहे हैं चेंज, हाँ आप जरा कंफ्यूज ना हुए, हम इसी में चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बताइए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा। अच्छा देखिए, अगर जेड यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है जी, तो इसको ओरिजिन से मिलाइए जी, तो ये हो गया आपका, हाँ। अच्छा, अब इसके अनुसार एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन या रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, तो यहां से यहां तक क्या हो गया आपका, ये थीटा आर्गुमेंट हो गया। लेकिन ये थीटा निकलेगा कैसे भाई, अब ये कैसे निकलेगा देखिए, इसको परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पे, एम पॉइंट पे चला गया, ठीक है जी। अब आपको पता है जब इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस एक्स होगी और एम से पी तक की डिस्टेंस वाई होगी, ठीक है। अब इस एंगल को थोड़ी देर के लिए तो 90 डिग्री हो गया, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो जी। अच्छा, अब tan अल्फा बराबर क्या होगा जी, अच्छा tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार y बटे x, वही जो है ना। तो यहां से अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर कोई नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है जी। अच्छा, अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y अपॉन x हो गया। अब अगर ये कौन अल्फा है तो हमें तो चाहिए थीटा, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए पूरा। लेकिन थीटा जो ये पूरा यहां से यहां तक है स्टूडेंट, देखिए ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो ये थीटा यहां से यहां तक है, अब यहां से लेकर यहां तक पाई होता है, और पाई से आगे जाएंगे तो पाई से बड़ा हो जाएगा, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा पाई के बराबर या छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टी दिशा में लेके आते हैं, उल्टी दिशा में, हाँ उल्टी दिशा से नाप लेते हैं, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की जो यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, फिर वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। अब इसको थीटा, इसको ना मान करके हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, किसको, इसको थीटा मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक थीटा मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से वो पाई से बड़ा हो रहा था और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम उल्टा ले गए इसको, और यहां से ये पाई से छोटा हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक पाई है तो यहां से लेकर यहां तक पाई से छोटा हो गया। लेकिन ये थीटा निकलेगा कैसे भाई, अब देखो, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक जाते हैं तो कितने डिग्री होता है, माइनस पाई होता है। अगर भाई देखो, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ऐसे यहां से यहां तक तो पाई होता है, और क्लॉकवाइज जाते हैं यहां से यहां तक तो माइनस पाई होता है, उल्टी दिशा में माइनस लगता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक माइनस पाई है, अब ये अल्फा एक्स्ट्रा हो गया, उसको जोड़ दीजिए तो माइनस पाई इसमें से घट जाएगा, तो जो बचेगा वो आपका एंगल आ जाएगा, तो माइनस पाई प्लस अल्फा, ये थीटा बराबर हो जाएगा। ध्यान देंगे, देखो यहां से यहां तक कितना माइनस पाई है ना, अब उस माइनस यहां से यहां तक माइनस पाई है, माइनस पाई में से अल्फा घटा दो, कम कर दो, तो कम करेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, उसको माइनस करने से वो माइनस पाई से छोटा हो जाएगा, तो ये अल्फा पॉजिटिव है ना, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो माइनस पाई में थोड़ा और कम हो जाएगा, माइनस पाई पर देखो ऐसा होता है ना कि माइनस
थ्री है, अगर माइनस थ्री में माइनस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव हो जाएगा, और माइनस थ्री में अगर प्लस टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। तो ये एक कम हो रहा है, हाँ कम मतलब पॉजिटिव, माइनस पाई से पाई के बीच रहना चाहिए, ठीक है ना, माइनस पाई से पाई के बीच रहना चाहिए, इसलिए हमने इसको अल्फा जोड़ दिया, तो ये आपका थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा। वेरी इंपोर्टेंट, सॉरी माइनस पाई प्लस अल्फा, माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। यह तो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन अब बाद में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बार बार ये चित्र या फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे सीधे याद रख लो, ठीक है। तो याद रखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा, और अल्फा हर जगह tan इनवर्स मॉड y अपॉन x ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, x ही रहेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम फटाफट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, चलो यहीं पे हम केस फोर्थ, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लीजिए P यहाँ पे है, O यहाँ पे है, इसको यहाँ से मिलाया और इसके कोऑर्डिनेट x, y है, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाला m, तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अल्फा एंगल है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो हमें जो थीटा निकालना है, तो वैसे तो ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये तो भैया पाई से बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम उल्टा ले जाएंगे, क्या देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये उल्टा कर देंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। हाँ, इस ऐसे में थीटा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, या इसको माइनस अल्फा भी बोल सकते हैं, या थीटा बराबर माइनस अल्फा बोल सकते हैं, ठीक है, थीटा बराबर माइनस अल्फा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अच्छा ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड था स्टूडेंट, फर्स्ट हम यहाँ बता चुके थे पहले, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस और ये फोर्थ केस, ठीक है। अच्छा, इसको हमने शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा बराबर होता है अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट थीटा बराबर होता है पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा बराबर होता है माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर आर्गुमेंट तो माइनस अल्फा, याद रख लेंगे। और आपको पता है स्टूडेंट कि अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड y अपॉन x, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रख लेंगे, इन 3-4 पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद ये आपने समझ लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो अभी आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है। आर्गुमेंट, ये तो पोलर फॉर्म आर्गुमेंट से बाद की फॉर्म है, ठीक है। पहले फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है, मतलब कोणांक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट हमको पता है कि कोणांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ये होता है। अब ये सबसे पहले ये पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, तभी तो इनमें से कोई एक यूज कर पाएंगे। अच्छा, अब देखो सॉल्यूशन जब इसका करेंगे स्टूडेंट, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा की तुलना z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से करने पर, तो x बराबर यहां पे क्या है, देखो x बराबर रियल पार्ट की तुलना रियल पार्ट से होती है, x बराबर 1, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, प्लस का y है ना, तो यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, हाँ, तो y1, तो x भी 1 है, y भी 1 है।
दोनों एक्स और वाई दोनों वन वन, दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक्स वाई पहला एक्स दूसरा वाई, तो दोनों वन वन है ना, दोनों पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1 एक्स वाई ना, तो 1,1 है। अब आपको पता है यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है? अल्फा। अल्फा निकाल लीजिए भैया। अब यहाँ पे देयरफॉर जब इसकी तुलना हमने करी तो x बराबर होना है, y बराबर होने, इससे पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पता चल गया, अल्फा तो सब जगह निकालना ही है, तो अल्फा निकाल लो। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स मॉड y अपॉन x होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y अपॉन 1 मतलब 1/1। ठीक है, और इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड 1/1 मॉड 1, और मॉड 1 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता। हमने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हमने पढ़ा दी 9 लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा नहीं होगा अभी। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको बता दें कि क्या होता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। tan इनवर्स से tan हट जाता है, अगर ये दोनों सेम है ना, tan इनवर्स से tan हट जाता है तो थीटा बच जाता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है। अब यहां पे स्टूडेंट tan इनवर्स 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? tan π/4 या tan 45, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। π/4 लिखो या 45 लिखो, एक ही बात है। π/4 रेडियन में होता है और 45 डिग्री जो होता है वो डिग्री में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या बचेगा? π/4 बचेगा। तो अल्फा आपका π/4 आया है। देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा होता है आर्गुमेंट, और ये बराबर है आपका π/4 के। आंसर तो ये आर्गुमेंट है। थीटा बराबर क्या आया है? आर्गुमेंट मतलब थीटा, थीटा बराबर क्या आएगा? π/4 आ गया। तो इसका आर्गुमेंट स्टूडेंट π/4 है। मतलब जो ये लाइन है ओपी लाइन, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में π/4 का एंगल बनाती है। ठीक है, π/4 का एंगल बनाती है, तो ये आपका आर्गुमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये तो रही फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अगर क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट का हो जी, फिर क्या होगा? अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, इसी का आर्गुमेंट निकाल देते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना हमने स्टडी, तो इसको हम माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए। -1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट निकालो। जो आर्गुमेंट हम यहाँ देखो, जब भी हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था, ये अभी तक यही पढ़ा हुआ है, इसको हम आगे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पोलर फॉर्म जब भी निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें दो चीजें निकालनी होती है, आर और थीटा। आर मतलब होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा मतलब आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म निकालने के लिए दो चीज निकालनी पड़ती है, आर्गुमेंट भी निकालना पड़ता है और मॉडुलस भी निकालना पड़ता है। तो आर्गुमेंट इस क्वेश्चन का हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक है, वहां पे हम फिर शॉर्टकट में कर देंगे, इसको समझिए आप। आर्गुमेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस तो आसानी से निकल जाता है, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब 3 आ गया, ये 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन चेंज हो गया। अब इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करा कि z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा की तुलना
z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से करने पर तो x बराबर क्या होगा, x रियल पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -1, तो x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा का साथ y है, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है माइनस लिखा हुआ, आगे आगे कुछ नहीं, तो मतलब -1 है, तो ये -1 हो जाएगा। तो x -1 और y भी क्या हो गया -1 हो गया। अब दोनों माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये पता है आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है जी। तो चलो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पता चल गया। अब अल्फा निकालो, अल्फा सब में एक जैसा निकलना है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y अपॉन x मॉड तो इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y की जगह -1 है और x की जगह -1 है, कोई दिक्कत नहीं। -1 से -1 कट जाएगा, 1 बचेगा, मॉड 1 ही होता है, 1 आ गया और ये फिर से π/4 आ गया जैसा कि इसमें था। लेकिन पहले वाले में तो थीटा बराबर अल्फा था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या है, थीटा बराबर -π प्लस अल्फा। तो अब ये नहीं रहेगा, ये अल्फा नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा बराबर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो थर्ड क्वाड्रेंट में -π प्लस अल्फा, ये याद रख लेंगे आप। ठीक है, -π प्लस अल्फा होता है और -π प्लस अल्फा की जगह π/4 है, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 और 3 -3π एलसीएम लेकर -3π/4 आपका आर्गुमेंट आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां से जो यहां तक की माप आई है वो आई है आपकी -3π/4। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी समझेंगे। अच्छा, अब हम कुछ आपको होमवर्क देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट हमने बता दिया, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम बता चुके हैं, 2 भी बता चुके हैं, 1 अभी बताना बाकी है, 4, 5, 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, होमवर्क के लिए है ये तीनों। ठीक है, ये आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट। फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू √3 - 3 आयोटा, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कोणांक निकालना है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z वेरी इंपॉर्टेंट 2015 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का आर्गुमेंट ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले इसको a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लेके आना है, जनरल फॉर्म में लेके आना है। और जनरल फॉर्म में लाने के लिए स्टूडेंट जो हर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके संयुग्मी से, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, 1 माइनस आयोटा का संयुग्मी होता है 1 प्लस आयोटा, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो x प्लस आयोटा y के रूप में आएगा उसका आर्गुमेंट निकाल देंगे, जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं। इसका भी मापांक और कोणांक दोनों निकालना है। मापांक हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, मापांक क्या होता है मॉड z। हाँ, तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके x प्लस आयोटा y के रूप में, तो पहले होल स्क्वायर खोल दीजिए, सिंपलीफाई करके x प्लस आयोटा y के रूप में आएगा, तो फिर मापांक और कोणांक इसका आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये भी वेरी इंपोर्टेंट 2015 के आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब स्टूडेंट लेक्चर लंबा हो गया है, तो इसको हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो आज हमने आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम समाधान करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे स्टूडेंट, जो कि ये क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही अब बताएंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म क्या होती है ये हम इसमें नहीं बता पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके तुरंत बाद जो लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम लेके आएंगे कि पोलर फॉर्म क्या होता है। सिंपल है, 1-2 मिनट का है। पोलर फॉर्म आर्गुमेंट हम पढ़ चुके हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पोलर फॉर्म थोड़ा सा बताइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करिए और इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिए। अगर आपने अभी तक भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर से स्टार्टिंग से फिर से देखना शुरू करिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टेक्नोलॉजी का ये फायदा है स्टूडेंट कि देखो क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में क्या होता है कि जो हमने पढ़ा दिया उसको आप फिर से नहीं सुन सकते हैं, फिर से पूछना पड़ता है सर को, सर आपने वहां क्या बताया था। लेकिन कितना अच्छा टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, आप 21वीं सदी के स्टूडेंट कितने भाग्यशाली हैं आपकी, आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि 10 सेकंड
टक टक करके आप आगे भी जा सकते हैं, 10 सेकंड टक टक करके पीछे भी जा सकते हैं, और स्टार्टिंग से फिर से लेक्चर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी देख सकते हैं। और जब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है तो 3-4 बार देख लेता है तो आसानी से समझ में आ जाता है, गारंटी के साथ। और मेरे लेक्चर अगर नहीं आ रहे, मैं इतने आराम से इत्मीनान से आपको बताता हूँ स्टूडेंट कि हर कोई बच्चा समझ सकता है, इस हिसाब से मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। तो फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आराम से रहिए। थैंक यू वेरी मच।